अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी। यहां पर क्या बात की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है कंसिस्टेंसी के बारे में कि ह्यूमन क्वालिटी की एक रेयरेस्ट क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। जो ट्रेट्स है ह्यूमंस के, उसमें से एक रेयरेस्ट क्वालिटी हमें देखने को मिलती है कंसिस्टेंसी की। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी जो डेट है वो पोस्टपोन्ड हो गई यूपीएससी की और बहुत सारे लोग, देखा होगा आपने वीडियो जो है मैंने सेपरेट भी बनाया हुआ है कि जो 4 अक्टूबर है वो डेट फिक्स की गई है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग अभी शांत बैठ जाएंगे कि हाँ चलो हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है, अभी तो हमारे पास इतना टाइम है। देखिए आपने बड़े बचपन में जब आप एक तू से होंगे उस टाइम पर आपने एक स्टोरी सुनी होगी कछुए की और रैबिट की। रैबिट जो है वो कछुए से हार जाता है। क्यों हारता है? क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंसी रखता है, लेकिन रैबिट जो है उसे लगता है कि हाँ मैं तो बहुत आगे निकल आया हूं, मैं यहां पर आराम कर लेता हूं। उसके आराम करने में वो हार जाता है और यही चीज यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। जो हिस्ट्री होती है, इतिहास, इतिहास क्यों पढ़ना है, हमें क्या काम आने वाला है? आईएएस में थोड़ी काम आने वाला है। आईएएस में थोड़ी कोई पूछेगा कि इसने कौन आया था, ये कब क्या किया था। इतिहास होता है हमें सबक सिखाने के लिए। चाणक्य ने कहा था कि खुद पर गलती करके उससे सीखने में आपकी उम्र कम पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों की गलतियां जो है उससे सीखो। तो यहां पर दूसरों की गलतियां, जो इतिहास है वो हमें सिखाता है कि ऐसे मूवमेंट पर क्या किया जाना चाहिए, क्या करने से गलत हो सकता है, क्या करने से सही हो सकता है। और इसीलिए यहां पर इतिहास ही हमें बताता है कि कंसिस्टेंसी जो है ये एक ह्यूमन क्वालिटी है और इसीलिए इसे बरकरार रखना चाहिए। आपकी पेस कम रही चलेगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। लेकिन अगर आप डावाडोल हो तो फिर मंजिल तक पहुंचना भी डावाडोल हो जाएगा। और इसीलिए यहां पर जितना भी टाइम आपको मिला हुआ है उसका आपको यूटिलाइजेशन करना है, उसे इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। और आप इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हो? जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अ मैन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी। याद है ना, ये मैंने कोट काफी दिन पहले बोला था कि अ मैन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। जिसके पास विजन नहीं है वो इंसान गरीब है और जिसके पास विजन है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। क्योंकि वो पैसा तो क्या है, पैसा तो ये है कि किसी के हाथ में आएगा, किसी के नहीं आएगा। तो यहाँ पर विजन जो है जिसके हाथ में, उसके हाथ में पैसा जरूर आएगा। तो इसीलिए जरूरी है अभी एट प्रेजेंट कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, ना कि एकदम रिलैक्स हो जाना कि हाँ चलो एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 6 जून का जो एनालिसिस है वो देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहां पर आपके लिए मैप में एक अजीबो गरीब तरीके का सवाल है। सवाल आपके लिए ये है कि यहां पर जो मैक्सिको है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एक साइक्लोन जो है वो आया है। ये आप गल्फ ऑफ मैक्सिको देख सकते हो। यहां पर क्रिस्टोबेल नाम का एक साइक्लोन आया है। अब यहां पर आपको बताना क्या है, ध्यान से सुनिए, आपको बताना क्या है, क्वेश्चन क्या है ये सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो साइक्लोन आया है उसे नाम क्या दिया जाता है। मतलब नाम, मतलब जैसे हमारे यहां पर साइक्लोन बोला जाता है तो वहां पर यहां पर ये जो एरिया है इसमें इसे क्या नाम दिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि साइक्लोन के रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। मतलब आपको यहां पर मैं स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड जो सवाल है ये पूछ रहा हूं, साइक्लोन के बारे में मैं आपको सवाल जो है ये पूछ रहा हूं, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको एक चीज और बतानी है,
बताएंगे जो मैक्सिको है ये कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है। क्या बताना है आपको, दो चीजें मैंने यहाँ पर पूछी है। एक तो पहला हम पूछा है साइक्लोन जो उसके फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है। दूसरा ये मैंने आपको पूछा है कि जो मैक्सिको है वो कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है। तो ये दो सवालों के जवाब आप यहाँ पर जरूर लिखिए। तर STI PSO आणि ASO साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, CSAT असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे जे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MMBEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहे तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले एक्सप्लेन सेक्शन में। एक्सप्लेन सेक्शन में हमें पहला आर्टिकल जो देखने को मिल रहा है, जेंडर गैप इन जॉब लॉसेस। जॉब जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहे हैं और होने वाले हैं कोविड की वजह से। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये है जेंडर गैप के बारे में, मतलब जेंडर गैप किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। दूसरा है जो रेस्टोरेंट्स है वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बात की गई है, तो इसी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात की गई है 6 साल पहले जो फेस ऑफ है लद्दाख में वो किस तरीके से एंड किया गया था डिस्कशन के थ्रू, 2014 की यहाँ पर बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे यहाँ पर एडिटोरियल पेज आइडिया स्पेस देखते हैं, तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है कि आत्मनिर्भर बेसिकली क्या है, सेल्फ रिलायंट बेसिकली क्या है। क्या इसका ये मतलब है कि अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो नहीं करना है, क्या हमें यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म जो है वो अपनाना है, क्या हम यहाँ पर दूसरी कंपनीज जो है उन्हें यहाँ पर एंटर नहीं होने देंगे, सिर्फ इंडियन कंपनीज जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर सकती है। तो आत्मनिर्भर बेसिकली क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल के थ्रू मैं देने की कोशिश करूंगा। हम अगर ये वाला आर्टिकल देखते हैं तो कैंसर, अब देखिए कोविड जो है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब जो दूसरे पेशेंट्स है, फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट्स है, उन्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है लेकिन उनको भी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बात की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगर हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं तो। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो ये वाला जो आर्टिकल है चाइना के बारे में बात कर रहा है। तो जैसा हमने जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ देखा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस, वो सब चीज़ें देखी थी, उसी तरीके से मैं यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लूँगा, क्योंकि देखिए अभी जो ये है वो चल रहा है, उसी के साथ साथ अभी काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर ये जो चीज़ है इसमें भी उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो आर्टिकल है इंडिया चाइना रिलेशंस जो हमारे GS पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हम अलग कोई वीडियो में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो उस पर बनाऊँ जिसमें मैं जो चाइना के साथ जितनी भी बार यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई है, भले वो डोकलाम का इशू हो, भले वो जो लद्दाख का इशू हो, भले वो वॉर हो चाइना के साथ, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ही वीडियो में कवर हो जाए, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर मिल जाए। तो मैं कोशिश करूँगा सेपरेट वीडियो में लेकर आने की, जिससे कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और GS पेपर 2 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहला आर्टिकल है जेंडर गैप जॉब लॉसेस। इंडिया जो उसने यहाँ पर स्ट्रिकेस्ट लॉकडाउन जो है वो इम्पोज किया कोविड-19 स्प्रेड की वजह से, और हमने देखा है कि यहाँ पर किसी को भी बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, अनलेस अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शटडाउन, पूरा शटडाउन हो गया था, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी कंप्लीटली शटडाउन हो गई थी। और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अब जाकर ग्लोब अपना ग्रेजुअल या फिर पार्शियल जो लिफ्टिंग है वो वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो लॉकडाउन हुआ है जिसकी वजह से पूरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शटडाउन हो गई थी। आप देखिए टूरिज्म सेक्टर देखिए, कौन लोग जाना चाहेगा फॉरेन कंट्री में, नहीं जाना चाहेंगे। तो जो भी टूरिज्म से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उसमें जॉब लॉसेस तो है वो बढ़ी जाएंगे।
सही है ना। दूसरा अगर आप देखोगे, आप देखिए जो भी मतलब आप देखिए हॉस्पिटलिटी के बोलिए, रेस्टोरेंट्स के बोलिए, आप जितने भी बोलिए, वहां पर सभी जगहों पर अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो ले ऑफ कर रही है, जो लोगों को निकाल रही है, या फिर सैलरी जो है वो यहाँ पर कट हो रहा है। जो सैलरी हाइक मिलने वाला था साल के एंड में वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होगी। क्योंकि अगर हम कोविड से पहले देखें तो हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था। स्लो डाउन चल रहा था, क्यों चल रहा था? वही अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी तो लोगों के हाथ में पैसा था क्या? नहीं था। आप, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दो। तो लोगों के हाथ में पैसा था क्या? नहीं था। लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो लोग चीज़ें खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। तो लोग चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे। अब ये चीज़ें नहीं खरीदी जाएगी तो जो इंडस्ट्रीज जो उस चीज़ों को बना रही है, क्या वो इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो जो इंडस्ट्रीज है उनको भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल निकालेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को क्या जा रहा था? निकाला जा रहा था। अब निकाल रहे हैं तो फिर वो उनके हाथ में पैसा बचेगा क्या? नहीं। तो एक लूप जो है वो बन चुका था ऑलरेडी। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। कोविड की वजह से तो ये पूरा ठप ही बैठ गया। तो बट ऑब्वियस है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कल के ही आर्टिकल में हमने देखा था कि एमएसएमई जो है, काफ़ी सारे एमएसएमई है जो ये बंद होने की कगार पर है। अभी हमेशा मैं एमएसईएम क्यों लिखता हूँ पता नहीं, एमएसएमई लिखने की वजह एमएसईएम क्यों लिखता हूँ मैं फास्ट में, पता नहीं, माइंड जो है वो शायद अलग चलता है। तो यहाँ पर आप देखो कि ऑब्वियस इफेक्ट जो है इस लॉकडाउन का, उसकी वजह से मैसिव इंक्रीज जो है अनएम्प्लॉयमेंट में वो देखने को मिल रहा है। अब खासकर अगर देखा जाए मेन और विमेन इन दोनों के एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जब हमने देखा था, इकोनॉमिक सर्वे में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि प्रीलियस पर्सपेक्टिव से उसमें जो पॉइंट दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया था? इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था फॉर एग्जांपल इतने ये लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड है। अब इसमें तीन तरह की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। एक होते हैं जो फॉर्मल, इसमें रेगुलर वेज, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं रेगुलर वेज एम्प्लॉयज़ की। रेगुलर वेज मतलब यहाँ पर फॉर्मल इकोनॉमी में प्रॉपर उनको सैलरी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेन रेगुलर वेज एम्प्लॉयज़ की, और यहाँ पर हम बात करते हैं कैजुअल लेबर्स की, ठीक है। कैजुअल मतलब उनको काम मिला तो मिला, उसके हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा था कि इतने लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं, वो हजारों करोड़ों अनएम्प्लॉयड रहो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो एम्प्लॉयड है उसमें से रेगुलर वेज, जिनको रेगुलर वेज है, विमेन रेगुलर वेज। अब इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा था कि ये जो तादाद है, ये तादाद 5% से इंक्रीज हुई है। मतलब यहाँ पर पहले जो रेगुलर वेज एम्प्लॉयज़ इतने हमें देखने को मिल रहे थे, अब वहीं पर रेगुलर वेज एम्प्लॉयज़ है वो हमें इतने देखने को मिल रहे थे। मतलब यहाँ पर रेगुलर वेजेस के एम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पर बढ़ गए थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो विमेन है, विमेन जो यहाँ पर रेगुलर वेज एम्प्लॉयज़ में थी उनकी भी तादाद यहाँ पर बढ़ गई। उनकी भी यहाँ पर तादाद क्या हुई? उनकी भी तादाद जो है वो यहाँ पर बढ़ गई। पहले जो हमें इतने देखने को मिल रहे थे विमेन एम्प्लॉयड, वो अब यहाँ पर हमें कितने देखने को मिल रहे हैं? तो यहाँ पर इतने हमें जो विमेन है वो देखने को मिल रहे हैं जो कि एम्प्लॉयड है, मतलब उनकी भी तादाद यहाँ पर बढ़ गई थी। फिर यहाँ पर कैजुअल लेबर्स आते हैं। कैजुअल लेबर की तादाद बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर कम हो गई थी, है ना। तो कैजुअल लेबर यहाँ पर कम हो गए थे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे में हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली थी। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? विमेन जो है वो यहाँ पर जो एम्प्लॉयड है प्री लॉकडाउन फेज में 23.5% पॉइंट लेस लाइकली टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है, पोस्ट लॉकडाउन फेज में। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो विमेन है, जो महिलाएं हैं, उनकी यहाँ पर जॉब ज़्यादा जा सकती है एज कम्पेयर टू मेन। सीधे सीधे तरीके से ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मेल जो है, जो मेल होते हैं वो हाउस होल्ड हेड करते हैं, वेर 11.3% पॉइंट मोर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड इन द पोस्ट लॉकडाउन फेज। मतलब यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ये रह सकते हैं, एम्प्लॉयड जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर SC ST OBC ग्रुप जो है उनके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर भी यहाँ पर अफेक्ट करेगा लॉकडाउन। इंडिया की जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुई है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पर काफ़ी फ्लैटनिंग हो गया है। ओवर द लास्ट 6 ईयर्स काफ़ी फ्लैटनिंग हो रहा है। इवन डिसेलरेशन जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये बढ़ने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है पहले से ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो फीमेल है उनकी यहाँ पर जॉब ज़्यादा जाएगी। तो फीमेल की जॉब अगर यहाँ पर ज़्यादा जाती है, फीमेल्स में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती है, तो इसके कई ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि यहाँ पर घर पर जो महिलाएं हैं वो घर पर ही रहेगी। अब बट ऑब्वियस है घर पर ही रहेगी, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिले।
क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अभी तक क्या था, उनके पास एक ताकत थी, क्योंकि जब काम कर रही है तो एक ताकत है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयड हो जाती है तो फिर बच्चों को देखना, ये करना वो करना, तो हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस जो उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिले। तो ये एक चेंजेस जो है वो हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है, विमेन की अगर एम्प्लॉयमेंट होती है, हमने ये भी देखा है कि अगर महिला, एक मेल है और एक फीमेल है, फीमेल अगर एम्प्लॉयड होती रहती है और मेल को अगर वही काम दिया जाए तो फीमेल ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकती है उस काम को, ये भी हमने देखा हुआ है। तो इसीलिए ये भी जो इम्पैक्ट है ये भी यहाँ पर पड़ सकता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज है उनमें ये काफ़ी ज़्यादा होता है कि मैटरनिटी जो लीव है वो देना पड़ेगा, मेल जो है उससे हम ज़्यादा काम करवा सकते हैं, फीमेल को हो सकता है कि लेट नाइट तक हम काम ना करवाए, मेल को ज़्यादा करवा सकते हैं, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा रखो, फीमेल को यहाँ पर निकालो। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इनइक्वालिटीज़ जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एवरेज है, एवरेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स एवरेज एम्प्लॉयमेंट, तो इस तरीके से आप जितनी भी चीज़ें हैं वो देख सकते हो। वैसे तो इतना कुछ काम का नहीं, लेकिन फिर भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। यहाँ पर रीओपनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट्स, तो यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव है, हमें यहाँ पर किस तरीके से सावधानी बरतनी है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री जो उन्होंने यहाँ पर रिलीज़ किए हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ की है, रिकमेंडेशन दी है रेस्टोरेंट्स को, स्टाफ्स को, कि किस तरीके से आप यहाँ पर खुद को सैनिटाइज रख सकते हो। तो पहली चीज़ें यहाँ पर मास्क, डिसइंफेक्टेंट्स और स्कैन्स, तो ये सब यहाँ पर होने चाहिए, मैंडेटरी है स्टाफ्स के लिए। उसी के साथ हैंड सैनिटाइजर स्टेशन जो है वो यहाँ पर रखने चाहिए, थर्मल स्कैन जो है एंट्रेंस पर वो रखे जाने चाहिए, टेबल्स और यहाँ पर जो स्टाफ्स हैं उनके भी यहाँ पर सब कुछ देखा जाना चाहिए। चाइना में जहाँ रेस्टोरेंट जो है वो फिर से शुरू हो चुके हैं, शांघाई रेस्टोरेंट, उन्होंने यहाँ पर फुल बॉडी डिसइंफेक्टेंट स्टेशन जो है यहाँ पर एंट्रेंस पर रखे हैं कि पूरी बॉडी जो है उनकी डिसइंफेक्ट हो जाएगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि यहाँ पर क्या करना है, जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ पर जो टेबल चेयर है उसे इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पर जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो जाए। रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टेबल्स जो चेयर्स है वो यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की जा सके। क्लियर है। फिर आते हैं रोबोट स्टाफ। अब यहाँ पर कई जगहों पर जो है, मैकडोनल्ड्स बोल दीजिए, कि कई जगहों पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रोबोट स्टाफ से वो रखे जा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि अब यहाँ पर जो वायरस है वो यहाँ पर स्टाफ को नहीं होगा, स्टाफ को होगा तो पूरे रेस्टोरेंट में नहीं फैलेगा। देखिए मतलब यहाँ पर ये रोबोट स्टाफ यूज़ कर रहे हैं, हमें लग रहा है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन ये भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है कि नहीं। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, मजबूरन रोबोट स्टाफ का इस्तेमाल किया जा रहा है, मजबूरन किया जा रहा है ना, कि यहाँ पर फैले ना, इसलिए रोबोट स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में सभी जो मैनुअल चीज़ें हैं उसमें रोबोट स्टाफ जो है उसको एनरोल कर देंगे। मतलब जहाँ पर आज हमें अगर किसी रेस्टोरेंट में 12 वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हुए देखने को मिलते हैं, अब ये क्या करेंगे, सिर्फ 2 या 3 रखेंगे, बाकी रोबोट स्टाफ जो उससे रिप्लेस कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे इनको सैलरी नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, कितना भी काम करवा सकते हैं, दिन रात काम करवा सकते हैं, इनको खाना देना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ता है, बहुत बढ़िया है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कंपनी जो है उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर सक्सेसफुल मेजर जो है इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें होगी। मिनिमम सरफेस कांटेक्ट जो मिनिमम रखने की कोशिश की जा रही है, जो फर्नीचर है उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, ग्लास वेयर्स को सैनिटाइज किया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है। मेनी रेस्टोरेंट्स इंडिया में अगर देखा जाए तो वो भी यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। अब उसमें भी देखोगे आप तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर जो चेक लिस्ट है वो दी गई है कि आपको क्या करना है। थर्मल स्कैनिंग बोलिए, सैनिटाइजेशन बोलिए, डिस्टेंस मार्किंग बोलिए, है ना, कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग बोलिए, पिकअप और टेकआउट बोलिए, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि काफ़ी दिनों तक इनफैक्ट महीनों तक ये शायद नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं आ सकता है, क्योंकि केसेस जो है हमारे इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। 6 years अगो जो फेस ऑफ है लद्दाख में किस तरीके से डिस्कशन के थ्रू सॉल्व हुआ था। मतलब सोचिए कि नियरली 6 साल पहले जो स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिला था चाइनीज़ आर्मी और यहाँ पर लद्दाख में, तो यहाँ पर पीसफुली मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू यहाँ पर हुआ था। और ये हुआ कब था, बड़ा ही डिप्लोमेटिक, बड़ा ही एक फिल्मी चीज़ जो हमें देखने को मिली थी कि यहाँ पर ये दोनों अच्छे तरीके से झूले पे बैठकर झूला झूल रहे थे, और वहाँ जो चाइनीज़ आर्मी है वो डोल रही थी, मतलब यहाँ पर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अब वो चाइनीज़ आर्मी जो उनका काम है कि अंदर आते हैं, डराने का काम, धमकाने का काम, ये चलता ही रहता है। और हमसे मतलब वो इतना डराते हैं, धमकाते हैं और इतना सब कुछ करते हैं, और हमसे टिकटॉक अनइंस्टॉल नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो दो लीडर्स यहाँ पर क्या है बैठे और मस्त साबरमती रिवर फ्रंट पे झूला झूल रहे थे। चाइनीज़ सोल्जर जो है वो आ गए और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया ये जो चीज़ है, हाँ ये हमारी टेरिटरी है। इंडियंस ने बोला कि पागल हो क्या, तुम्हारी टेरिटरी थोड़ी है, ये तो हमारी टेरिटरी है। फिर वहाँ फेस ऑफ हुआ। लेकिन फिर उसके बाद क्या चलता रहा ये, मतलब जो एलएसी है लद्दाख में, एलएसी हमने देखा हुआ है, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर मैप नहीं लाया, हमने कंटिन्यूसली हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर माउंटेन्स है अल्टीट्यूड है ना, लो टेम्परेचर है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर काफ़ी मुश्किल जाता है कोई भी चीज़ करना। अब भले इंडियंस जो है, इंडियन आर्मी को इतनी ये है, चाइनीज़ आर्मी जो है वो पहले ही चलने वाले कम होते हैं उनके प्रोडक्ट भी। तो यहाँ पर क्या है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिली। और फिर उसके बाद क्या हुआ, चाइनीज़ आर्मी जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ठीक है हम यहाँ पर हमारा रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे। अब रोड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा फेस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए प्रॉपर तरीके से डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो लाने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर टेंशन जो है ज़्यादा बिल्टअप होता जा रहा था, टेंशन बहुत ज़्यादा बिल्टअप होता जाता था। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर आ गए थे, सब कुछ रोड जो है वो कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही थी। फिर यहाँ पर बीजिंग के साथ डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, इंडियन एम्बेसडर जो है उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं और फिर उसके बाद स्टेटस को जो है वो यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। चाइना जो है वो अग्री कर लेते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है हम रोक देंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर लोकल मिलिट्री कमांडर जो है वो अग्री करते हैं कि यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है बोथ साइड यहाँ पर उस एरिया में ये रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आपको समझ में आ गया। और अभी जो है अभी भी उन लोगों ने क्या किया है, डिप्लोमेटिक टाइज जो है अभी भी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि डिप्लोमेटिक दोनों तरफ से ये बोला गया है कि हाँ डिप्लोमेटिक टाइज जो है उसके साथ निगोसिएशंस यहाँ पर कर सकते हैं। तो मतलब अभी भी ये है कि वहाँ पर वो चले गए हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, चाइना को लगता है कि अभी भी हम वही है ना, कि मतलब हमारे पास ये नहीं है, ताकत नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अभी ये वैसा नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से तोड़ दिया गया है, जिस तरीके से वहाँ पर खड़े रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने जैसे ही यहाँ पर पता चला कि टेंशन इंक्रीज हो रहा है, हमारी आर्मी जो है और ज़्यादा वहाँ पर इंक्रीज कर दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पर उनको समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। भले ही कोरोना वायरस वहाँ पर चल रहा है लेकिन कोरोना वायरस का फर्क जो है इंडिया की सिक्योरिटी पर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो अभी भी जो डिस्कशन है उसके थ्रू यहाँ पर अभी टेंशन जो है कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आत्मनिर्भर जो है उसकी बात की जा रही है कि आत्मनिर्भर बेसिकली क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेल्फ रिलायंस इसका जो एक आइडिया है जो दिया गया है मोदी जी की तरफ से। तो ये आइडिया क्या है, ये आइडिया वो नहीं है कि नेहरूवियन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ऑफ आइसोलेशनिज्म ये यहाँ पर वापस आ गया है। बट ऑब्वियसली कि नेहरूइज्म, यहाँ पर नेहरू जी ने जो एक सोशलिज्म का एक फंडा अपनाया था और आइसोलेशन जो है उसका एक फंडा अपनाया था कि यहाँ पर बाहर की कोई भी कंपनीज जो है वो नहीं आ पाएगी, सिर्फ इंडियन कंपनीज जो है उसे हम यहाँ पर ये करेंगे। तो ये वो फंडा नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है आत्मनिर्भर का। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि गवर्नमेंट ऑफिशियली होगा जिसने ये आर्टिकल लिखा है। खैर यहाँ पर हमें पॉलिटिकल इसमें नहीं जाना है, हमें यहाँ पर समझना है बेसिकली आत्मनिर्भर जो है उसका एक एजेंडा क्या है, उसका एक मतलब क्या है। क्योंकि अगर आत्मनिर्भर पर ऐसे आ जाता है या फिर आत्मनिर्भर पर कोई आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता रहना चाहिए बेसिकली आत्मनिर्भर क्या है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर पता ही नहीं है कि बा खुद के लिए निर्भर बनेंगे, मतलब यहाँ पर बाहर की चीज़ें हमको अंदर आने नहीं देंगे, खुद यहाँ पर निर्भर बनेंगे, खुद यहाँ पर बनाएंगे, खुद यहाँ पर खाएंगे, खुद यहाँ पर करेंगे जो भी करना है वो। तो ये नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने एम्फेसिस किया है इस विजन पर कि पोस्ट कोविड ग्लोबल सप्लाई चेन जो है यहाँ पर लाया जाएगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर की कंपनी नहीं आना चाहिए, बाहर की कंपनी आना चाहिए और ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसमें हमारा दबदबा बनना चाहिए। मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर ला रहे हैं वो नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स लाकर असेंबल करो, यहाँ पर इस पर दबदबा करना, ये हम कहेंगे आत्मनिर्भर। मतलब सिमिलरली ये क्या है कि यहाँ पर लाइसेंस जो परमिट रास्ता, इंस्पेक्टर रास्ता सोशलिस्ट एरिया का, वो यहाँ पर लाने की बात नहीं की जा रही है कि यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर इंडिया जो है वही देखेगा, सब कुछ करेगा वहाँ बाहर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड लोकलिज्म जो है वो हमें देखने को मिलेगा और प्राइड यहाँ पर लिया जाएगा कि हाँ हमने इंडियन प्रोडक्ट जो है वो खरीदा है। मतलब हम यहाँ पर पूमा के शूज़ नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर इंडियन जो ब्रांड्स है उसके शूज़ खरीद रहे हैं। मतलब जिससे क्या होगा, इंडियन ब्रांड जो है वो यहाँ पर बड़ा होते जाएगा।
है ना। मतलब यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है, नहीं तो बहुत सारे क्या होते हैं कि चलो मतलब ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर बॉयकॉट, कंप्लीट बॉयकॉट करना, नहीं। कंप्लीट बॉयकॉट आज के ज़माने में नहीं किया जा सकता है, हमने कल के ही आर्टिकल में देखा है। अगर आप कंप्लीट बॉयकॉट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जहाँ सब्सटीट्यूट हो सकता है हमारे ब्रांड्स का, वहाँ हमें सब्सटीट्यूट जो है वो लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारे ब्रांड जो है वो यहाँ पर ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके। रिसेंट जो अनाउंसमेंट किया गया है लिबरलाइजेशन का एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये गुड एग्जांपल है कि हम यहाँ पर किस तरीके से आत्मनिर्भर को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को ये नहीं किया गया है कि भैया यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करा जाए, यहाँ पर जैसा सरकार बोल रही है वैसा ही किया जाए। सिंस 1950s अगर हम देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो दो सेट ऑफ लॉ से ड्रिवन की जा रही थी। एक तो था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, दूसरा था स्टेट लेवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, है ना, एपीएमसी, मंडीज, आपको पता होगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहेंगे उसकी जो कीमत है वो सरकार, गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करेंगी। दूसरा है एपीएमसी मंडीज, मतलब जो फार्मर है वो यही मंडी पर जाकर बेच सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो रहे थे कि यहाँ पर फार्मर जो है वो डिमांड सप्लाई के थ्रू खेल ही नहीं पा रहा था, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर ओनियन के दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर 100 रुपये पर केजी हो जाते हैं, फार्मर को मज़ा आ रहा है, लेकिन सरकार बोल रही है तुम नहीं बेच सकते हो, 50 रुपये पर केजी में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, फार्मर को कमाने को नहीं मिल रहा है। और जब जो ओनियन के प्राइसेस है वो यहाँ पर 2 रुपये पर केजी भी गिर जाएंगे, तब आप बोलोगे कि हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको 5 रुपये तो देंगी। मतलब यहाँ पर हर तरीके से लॉस जो है वो फार्मर का ही है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एपीएमसी मंडी की आपको वहीं पर जाकर खरीदना पड़ेगा। उसमें रहते हैं मीडिएटर, मीडिएटर बोलते हैं कि भैया तुमको इतने में ही हम खरीदेंगे, इतने में ही हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मर है उसको कम दाम में बेचना पड़ता था मीडिएटर को, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया है, दोनों को यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया है कि भैया अब यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा, है ना, फार्मर्स के इस पर। और दूसरा ये है कि अब फार्मर कहीं पर भी कैसे भी जाकर बेच सकता है, डायरेक्टली भी जाकर बेच सकता है। ये गवर्नमेंट के थ्रू किया गया, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पर हटाए गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें देखा गया है कि जब आप यहाँ पर स्टॉक लिमिट लगाते हो, जब भी स्टॉक लिमिट लगाई जाती है उस टाइम पर प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये मैंने फोटो लिया हुआ है जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे एक्सप्लेन किया था आपको। यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्शन स्टॉक है, जब यहाँ पर लिमिट लगाई गई तो आप देखिए वॉलेटिलिटी जो है कितनी ज़्यादा बढ़ गई। जब यहाँ पर स्टॉक लगाई गई तो देखिए वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर जब जब जो स्टॉक है उस पर लिमिट लगाई जाती है तब तब वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलता है कि प्राइस वॉलेटिलिटी जो है ये नहीं बढ़नी चाहिए। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है इंक्रीज होती है ऐसा कहा गया है, इसलिए यहाँ पर ये स्क्रैप ही कर देना ज़्यादा बेटर है। और इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा है जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है उतनी प्रॉब्लम होती है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उस टाइम पे मोदी जी ने कहा था कि गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस इन बिजनेस, है ना, देयर बिजनेस इज देयर बिजनेस, नन ऑफ आवर बिजनेस। तो इस तरीके से चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिली थी। सेम इकोनॉमिक फिलोसफी जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है सेवरल अदर सप्लाई साइड मेजर्स में जो रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि मार्केट को इतना फ्लेक्सिबल बनाया जा सके कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है एकदम आसानी से बिना प्रॉब्लम के, बिना इसके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर इमर्ज हो। अब देखिए यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका मतलब यहाँ पर लीजे फेयर जो मार्केट है इकोनॉमी में वो रहना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से एकदम फ्री रहेगा ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि यहाँ पर रेजिलिएंट बनना है, हमको कमिटमेंट करने की, रेजिलिएंट हमको यहाँ पर बनना है ना, नेशनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि यहाँ पर ये वेरियस फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स जो है प्रोवाइड करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट यहाँ पर बिल्कुल ही दखल नहीं देगी, गवर्नमेंट यहाँ पर देखेगी ही नहीं, जैसा तुमको मार्केट चलाना है चलाओ। मतलब यहाँ पर कोई मोनोपोली बना रहा है, चलो बनाओ बनाओ, हमको कोई लेना नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं, जनता है, उनको 10 रुपये का माल करोड़ों में खरीदना पड़ रहा है, नहीं नहीं करो करो करो, हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इंटरफेयर भी करेगी, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्रीज़ को। मतलब जो यहाँ पर कम इसकी इंडस्ट्रीज़ रहेगी उसका यहाँ पर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है उसको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट करेगी, लेकिन नेगेटिव वे में जाए, नेगेटिव वे में इंटरफेरेंस रहे ऐसा यहाँ पर नहीं करेगी। तो आत्मनिर्भर का अगर क्रक्स देखा जाए, आत्मनिर्भर का मतलब है कि हमें यहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको सक्षम बनाना है, हमारे इंडस्ट्रीज को क्वालिटी ओरिएंटेड बनाना है। और उसके लिए यहाँ पर मतलब मजबूरन आपको प्रोडक्ट्स ना खरीदना पड़े, लेकिन खुशी खुशी आप प्राइडली हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, इंडियन प्रोडक्ट खरीदो, इस तरीके के उनको प्रोडक्ट्स को बनाना है। तो ये चीज़ हमें आत्मनिर्भर के तौर पर देखने को मिलती है। और इसका ये मतलब नहीं है कि फॉरेन चीज़ें आएगी नहीं, इन्वेस्टमेंट आए जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर और ज़्यादा सक्षम बने। तो ये यहाँ पर आत्मनिर्भर जो है उसका मतलब हमें देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम अगर हम देखें तो जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है एक्सपेक्ट की जा रही है सेल्फ रिलायंट, वहाँ पर जनरलाइज सिस्टम जो है सोशल ट्रस्ट का वो यहाँ पर रहना जरूरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एबिलिटी रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स करने की। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो लीगल सिस्टम है उसमें काफ़ी डिले होते हैं। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा हुआ है, जब हमने डिस्कस किया था लीगल सिस्टम जो उसमें काफ़ी डिले होते हैं, जिससे कि क्या होता है जो एफडीआई है वो यहाँ पर नहीं आता है कि छोड़ो यार इसमें इतने प्रॉब्लम्स है, ये है, अगर हमारे कोई प्रॉब्लम आते हैं तो कोर्ट में गए तो तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये भी हो रहा है कि ऐसी इकोसिस्टम बनाई जा सके जहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन है, पॉलिसीज है, रेगुलेशंस है, ये प्रॉपर तरीके से जुडिशियल सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम किया जा सके। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आ रहा है किकिंग द कैंसर कैन। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है, कैंसर जो है किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कैंसर केयर स्पेशली सर्जरी जो है गरीबों के लिए जो होती है, वहाँ पर काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रहे हैं कोविड पीरियड में। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, मतलब कैंसर के पेशेंट्स है, उनको अब सवाल आ गया है कोविड की वजह से कि कौन से हॉस्पिटल में जाए, कहाँ जाए, किस तरीके से कैसे ट्रैवल करे, कहाँ स्टे करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और जनरल और स्मॉलर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जो कि यहाँ पर अच्छे केयर जो है कैंसर केयर प्रोवाइड कर रहे थे, अब वहाँ पर क्या हो रहा है 80% उनके जो बेड है वो कोविड केसेस के लिए, रिमेनिंग 20% जो है शेयर किए जा रहे हैं यहाँ पर बाकी जो पेशेंट्स हैं उनके साथ। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हम हमारी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ है उसे यहाँ पर सीधा डाइवर्ट कर सकते हैं। हाईली इन्फेक्शियस जो वायरल डिसीज़ है, क्या पेशेंट जो है अब उनके यहाँ पर केयर में दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर नहीं करेंगे। इंडिया जो एस्टिमेट किया जाता है 1.16 मिलियन नए कैंसर केसेस 2018 में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं 1 in 10 इंडियंस विल बी डेवलप कैंसर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। आप सोचिए 1 in 10 एंड 1 in 15 जो है वो इस डिसीज की वजह से मर सकते हैं। नए केसेस हमें टोबैको रिलेटेड देखने को मिलते हैं, नेक कैंसर, हेड कैंसर, ये आप बोलिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए ये जो डिसीज़ है कैंसर रिलेटेड डेथ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए ये जो नंबर्स हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये पेंडेमिक भले ही आया है लेकिन ये जो नंबर्स हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। उसी के साथ साथ एट प्रेजेंट देखा जाए अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसर विक्टिम जो उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं उनके तरफ देखा नहीं जा रहा है। कैंसर जो है उसके बहुत सारे फेसेस हैं। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोग्रेस जो है वैरिड है, उसके रिजल्ट वैरिड है। यहाँ पर कैंसर जो है वो जल्दी मारता है, लेट भी ये करता है। उसी के साथ साथ जल्दी अगर हो जाए तो बचा भी जा सकता है, नहीं भी बचा जा सकता है। रैपिडली ग्रोइंग प्रोग्रेसिव कैंसर जो है वो गैलो फास्ट टू किल पेशेंट्स विद इन वीक्स और मंथ्स। अनट्रीटेड कैंसर जो है यहाँ पर एंड अप होगा एडवांस डिसीज, है ना, एडवांस डिसीज जो कि यहाँ पर फिर क्योर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या हम कोविड के आड़ में जितने भी बाकी डिसीजेस हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, उनको क्या इग्नोर कर सकते हैं। भले यहाँ पर कैंसर जो है वो क्योर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि उसके लिए ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे तो कैसा अच्छा हो सकता है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जितने भी स्पेशलिस्ट स्ट्रेस है वो यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योर बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विद एडवांस डिसीजेस, है ना। और यहाँ पर आप देखोगे क्या कोविड की इसमें हम ये सभी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन जो है इनमें भी फैल जाता है तो डेथ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोविड की अगर हम डेथ देखते हैं तो 3% है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कैंसर के देखें तो रिकवरी रेट काफ़ी कम है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमें करना क्या पड़ेगा। हमें करना ये पड़ेगा कि यहाँ पर जो कोविड है वो यहाँ पर मतलब पॉपुलेशन को किल कर रहा है, लेकिन जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा उनके चांसेस हैं मरने के, और इसीलिए उनकी भी देखभाल जो है वो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी अगर हम देखभाल नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, ये क्रिस्टोबल, ये जो हमें एक साइक्लोन यहाँ पर देखने को मिलता है। साइक्लोन कोई भी डेवलप होने के लिए 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हो जाता है ओशन का तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कोरिलिस फोर्स है वो यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो अटलांटिक में उसे हुरिकेन कहा जाता है, पैसिफिक में उसे टाइफून कहा जाता है, इंडिया में उसे साइक्लोन कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ऑस्ट्रेलिया अगर देखें तो वहाँ पर विली विलीज कहा जाता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर लिखी होगी। यह हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।